भाई पढ़ना है मतलब कोई और सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हैं, बाकी उस समय टाइम तो है ही हमारे पास, है ना, तो उसका यूज कर लेते हैं। डिपेंड करेगा, कोई क्यों डिपेंड कर जाता है ना, जो प्रायोरिटी बेसिस पे चलना। और बाकी ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत है मेरे को सेंड कर दिया, ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे, बात ही नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, पहले प्रॉपर्टी कराए थे, है ना। ये कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए मैं कोई प्रॉपर्टी भूल ना जाऊँ, कोई दिमाग से स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैं एक बार हल्का सा एक एक करके सीक्वेंस में डिस्कस करता हूँ, वो ज्यादा बेटर। मैंने किसी को सेंड किया था अभी, हाँ देखिए ये कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। प्रॉपर्टीज होती है वो डेफिनेट इंटीग्रल की होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बेटर ये है कि आप डिस्कस करते जाए ना, अब तो इस स्थिति में आ गए हैं, चीजों को डिस्कस किया जाए। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है a टू b, कहीं पर f(x) dx लिखा है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, a टू b ft dt, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, sin x dx है या sin t dt है, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आने वाला है। sin को लिखो यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं ft और dt, हाँ वही है वो तो। हाँ नहीं नंबर थोड़ी होता कोई इसका, नंबर प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी का नंबर कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाई कोई नंबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, कंक्लूजन ये है आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, मेंशन कर देनी है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। हाँ जी, दूसरी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर है a टू b f(x) dx, और मैंने क्या कर दिया, b कर दिया और a कर दिया, और यहाँ से f(x) और dx कर दिया, है ना। लोअर लिमिट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, अपर लिमिट को नीचे ले आए, है ना। तो जब चेंज करते हैं तो निशान किसका आता है, यहाँ पर माइनस का आंसर है, इतना फर्क पड़ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं मॉड वाले क्वेश्चन में यूज होती है, क्योंकि मॉड के केस में इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है वो, हाँ, a टू b जा रहे हैं, a टू b f(x) dx, तो उसको हम ब्रेक करके जाते हैं a टू c, और फिर क्या जाते हैं यहाँ पे c टू b, और ध्यान रखना c क्या होना चाहिए, a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। वो हाँ वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाता है, वो फिर अलग लॉजिक है। वो तो लॉजिक ये है ना कि मॉड x या तो प्लस का x बनेगा या माइनस का x बनेगा। प्लस का x का बनेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x का बनेगा जब x लेस देन 0 है। वो उस पर डिपेंड करता है, वो अलग चीज, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना। ये प्रॉपर्टी की बात करें हम, पहले मॉड वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी a टू b f(x) dx इज इक्वल टू a टू b, हाँ जी f क्या करके लिख सकते हैं इसे, हाँ a प्लस b माइनस x, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसे। और इसी प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है जो हम कहते हैं मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी है, 0 to a वाली, उसी का फॉर्मेट है, ध्यान में वो नीचे नहीं है, इसी का दूसरा फॉर्मेट बना दिया बस एक तरीके से, है ना। चलिए इसकी मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी है 5 वाली, जो होती है आपकी 0 to a f(x) dx, है ना। a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे ना, 0 प्लस एक माइनस एक्स करेंगे, तो अल्टीमेटली ये f का अंदर a माइनस एक्स dx ही बन जाएगा। ये दोनों दिखाया जाए प्रॉपर्टी एक ही है ना, कोई नई प्रॉपर्टी उधर नहीं कह सकते उससे। हाँ जी क्लियर है बात मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आप पढ़ते हैं 6th वाली प्रॉपर्टी, है ना, रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से ले जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 6th वाली प्रॉपर्टी है आपकी लिमिट 0 से लेके 2a
fx dx, है ना। एनसीईआरटी को तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं, हमने जो यूज प्रैक्टिकली यूज होता है उस तरह से लिखा है इस चीज को। हमने कहा था इसके दो ऑप्शन निकलते हैं, है ना, और एक होता है डबल, और लिमिट क्या हो जाती है आधी, 0 to a fx dx, या दूसरा आंसर सीधे 0। अब एक कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। हाँ, कंडीशन डिपेंडेंट क्या होता है कि अगर f2a माइनस एक्स fx के बराबर है तो डबल और लिमिट आधी हो जाएगी, और दूसरा केस अगर आपका f2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर है तो सीधे आंसर इसका 0 बन जाता है, ये भी आप जानते हो। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी ही है कौन सी आपकी, माइनस ए से लेके प्लस ए वाली। यहाँ पर यूज करते करते फिर बड़ा आसानी से याद हो जाती है, माइनस ए टू ए और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, इसके भी दो केस हमने बना रखे है ना। लिमिट क्या हो जाएगी डबल, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a, है ना, डबल और लिमिट 0 to a माइनस ए टू के, और एफ एक्स डी एक्स, और दूसरे केस में आंसर सीधे 0। कंडीशन क्या होती है इसकी, इवन फंक्शन, यानी कि अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है जिसे इवन फंक्शन कहते हैं डबल, और अगर ऑड फंक्शन है f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तो सीधे आंसर इसका 0 बन जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस में कर ली। भाई आपकी क्लियर है, ये कहना चाहते थे आप प्रॉपर्टी के बारे में? हाँ, इम्पोर्टेंट तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 36, जैसे मैं कहा काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है, इनके जैसे एक क्वेश्चन था उसमें भी एग्जाम्पल नंबर 36 का यूज हो रहा था। एक क्वेश्चन नंबर 16 वो बहुत ज्यादा लेंदी भी है और बड़ा प्रैक्टिस वाला भी है, हटा दो में। और बाकी तो देखिए इम्पोर्टेंट तो थोड़ा बहुत ये है कि चलो ज्यादा रिपीट होते हैं वाले क्वेश्चन, एक कि आपका मोड वाला क्वेश्चन आता रहता है। मोड वाला क्वेश्चन आप देखेंगे सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, मैं मुश्किल वाले कराया था ना, सीबीएसई के सैंपल पेपर वाले कराया था। आपका है कोई क्वेश्चन? हाँ बताओ, पहले आपकी डिमांड देते हैं। हाँ ये लो, ये भी ऐसा सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आपने देखा, ट्राई करा किसी ने? नहीं, हाँ हो गया था। प्लस माइनस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है उसमें। हाँ पेशा आपका जो भी है ना क्वेश्चन प्लस माइनस का बात है वो इससे क्लियर होगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 30 कह रहे हैं ये, और पेज नंबर है आपका 343। यहाँ पर है आपका -1 से लेके 2 मॉड में एक्स क्यूब माइनस एक्स और dx, और मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ अगर एक सीबीएसई का सैंपल पेपर है वो वाला भी ले लेंगे, और करना है ना, करना है। हाँ जी, ये सब सबसे बड़ी बात है प्लस माइनस की, है ना, मॉड हटेगा। पहले इसको सॉल्व करो, है ना, पहले इसको सही तरीका बता रहा हूँ काम करने का। एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन लो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स, फिर क्या लो यहाँ पर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू एक बार क्या आएगी -1, फिर 0 आएगी, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दो, ठीक है। और जैसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अभी बता ही चुके हैं, तो क्या लेंगे -1 से 0, फिर 0 से 1, -1 से लेके 0, 0 से 1, और फिर लास्ट में 1 से लेके 2, है ना। -1 से ज्यादा 2 पे ही रहे हैं, मगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहले -1 से फिर क्या आएगा 0, फिर 0 के बाद क्या आएगा 1, और 1 से क्या आएगा 2। अब मेन बात आ रही है कि कब पॉजिटिव आना है और कब नेगेटिव आना है। अब ये तीनों जो मल्टीप्लाई है ना, बेटर ये है नंबर लाइन पे ले लो, है ना, बेटर ये है नंबर लाइन पे ले लो। यहाँ पे कितना है -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, और फिर 2 है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करो। -1 और 0 के बीच में कोई नंबर ले लो, क्या ले लो इस तरीके से, माइनस का 1/2 ले लो, है ना, और -1/2 यहाँ लगाओ, -1/2 यहाँ लगाओ, और देखो वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं, मेरे साइन की इंपॉर्टेंस है ना। तो यहाँ पर -1/2 लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा माइनस, और यहाँ -1/2 लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा प्लस, और यहाँ -1/2 लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा माइनस। यस समझा रही है, अल्टीमेटली क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है पॉजिटिव। क्लियर है? अब 0 से 1 यानी क्या ले लो 1/2, 1/2 यानी कि ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया नेगेटिव। और देखो यहाँ से क्या लगा दिया मैंने नेगेटिव। अब क्या लेंगे 1.5, है ना, 3/2 या 1/5 बात एक ही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आने वाला है। और यहाँ
आप क्या लिख देने वाला हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब छोटी सी फॉर्मेलिटी है, जरा बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या आने वाला है। इंटीग्रल सेम होने वाला है ना, है ना। चलिए इसको जरा कंप्लीट कर दो ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये मैं नहीं कर रहा, इसको आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। और बताएंगे पहले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, फिर बाद में फाइनली एक बार आंसर को मैच भी करेंगे, है ना। इंटीग्रल बहुत आसान था, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप सभी करेंगे, कर भी रखा है तो भी एक बार अपने हाथ से रिवाइज करिए इसको, है ना। ये कह रहे हैं पेशा -1/2, -1/2 आंसर है। चलिए मैं 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, और -1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, 1 - 2, और नीचे के अंदर का 4, तो ये हो जाएगा एक तरीके से हाँ जी। क्या आंसर आ रहा है इसका फाइनली, 1/4। मेरा जो आंसर था ना अभी वो 1/4 था, आंसर भी जो मैंने हटा दिया वो 1/4 था। कैसे, अपर लिमिट तो 0 हो गई थी, है ना, x की पावर 4/4, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से क्या था -1 से लेके 0, तो फिर मैंने किया था -1 की पावर 4, यानी क्या आ जाएगा प्लस का 1/4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2। फिर मैंने एलसीएम लिया था इसका, तो क्या आ गया था आपका, है ना, माइनस एलसीएम हो गया 4, 1 - 2, यानी कि माइनस प्लस हो गया 1/4। पहला आंसर क्या आ गया 1/4। हाँ, दूसरे का आंसर बोलेंगे जरा, ध्यान में ये माइनस बाहर है, माइनस अलग से बाहर लगा हुआ है ना, इसका यूज अलग से करेंगे। इंटीग्रल वही है, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 और 0, 0 की कोई बात ही नहीं है, केवल 1 ही लगेगा। प्लस 1/4 आ रहा है, हाँ, तो यानी क्या हो गया 1/4 और माइनस का 1/4, यानी तो आंसर खत्म ही हो गया एक तरीके से, है ना। तीसरे वाले पार्ट का अच्छा ठीक, ये लो 1/4 प्लस 1/4। तीसरे पार्ट का आंसर x की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट यहाँ पर चेंज कर दी, चलो मैंने यहीं पर ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 2, 2 की पावर 4 यानी कि हो जाएगा 16/4, यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2, फिर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/2, 2 माइनस एलसीएम 4 आ गया, 1 - 2, 2 माइनस का 1/4 यानी कि प्लस का 1/4, 9/4, है ना। इसका आंसर आ गया प्लस का 9/4, 9 और 10, और यानी कि 11/4। एक बार देखना आंसर ये है क्या, चलिए आंसर भी मैच हो लग रहा है, पहले क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए आप कह रहे हैं सीबीएसई वाला, मेरे पास बुकलेट भी है, तो ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और भी मैं सोच रहा हूँ, उसके भी डिस्कस कर लेंगे, जो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। तो 47 पेज लेटेस्ट सीबीएसई सिंपल पेपर ये है, और ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मैं हटा रहा हूँ इसको, और एक बार करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है सीबीएसई सैंपल पेपर, यहाँ पर है आपका -1 से लेके 2, मॉड के अंदर है x³ -3x² प्लस यहाँ पर है 2x, फिर यहाँ से है आपका x³। बिल्कुल लॉजिक सेम है, देखो लॉजिक में फर्क नहीं है, बस ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैं चाहूंगा कि कंप्लीट करें ऐसे। लॉजिक सेम है, लॉजिक में कोई फर्क नहीं है, लॉजिक एक समझ लिया, सारे इसी तरह से होने हैं। हाँ जी करेंगे जरा इससे भी, पहले तो x कॉमन आ जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2, फिर यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x, है ना, रिलेटिव स्प्लिट कर दी मैंने, यहाँ पर x
और x के संग कितना हो जाएगा, x माइनस टू माइनस का 1 x माइनस टू, फिर जो ब्रैकेट में बनेंगे x माइनस 1 और x माइनस टू। हाँ ये तीन वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास, 0 1 और 2 है ना, 0 1 और 2। और जाना कहाँ से कहाँ तक है हमें, -1 से लेकर के 2 तक, और बीच में पॉइंट क्या आ गया, 0 भी आ गया और 1 भी आ गया, है ना। हम इसको ब्रेक करेंगे, -1 से लेके 0, फिर 0 से लेके 1, और फिर लास्ट में 1 से लेके 2, और प्लस माइनस डिसाइड करेंगे, और इंटीग्रल तो सेम ही हो सकता है। हाँ जी, अब बात करेंगे हम -1 से 0, इसके बीच में ले लिया हमने, सपोज करो माइनस का 1/2, ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, यानी अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है इसका, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव लगा दिया। अब 0 1 यानी कि हमने ले लिया इसके बीच में 1/2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 1/2 यानी कि ये भी नेगेटिव, यानी कि अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब 1.5 अगर लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। साइन की बात तो खत्म कर दी हमने, और मैं चाहूंगा कि बार एक बार थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इसका इंटीग्रल होगा x⁴/4 माइनस 3 x² का कितना हो जाएगा, x³/3 प्लस का 2 x²/2, 3 से 3 और 2 से 2 काट भी सकते हो, है ना। यहाँ हो जाएगा x⁴/4 माइनस का x³ और यहाँ से प्लस का x²। एक एक करके आंसर आप बताते जाओ, मैं साइड में आंसर लिखते आ रहा हूँ, है ना। यहाँ तक लॉजिक वाइज आप सबको क्लियर है, तो आंसर एक एक करके बताते जाएंगे। बाहर नेगेटिव है ना, बाहर नेगेटिव है, -9/4, ये पहला आंसर कह रहे हैं, -9/4 यानी कि पॉजिटिव आया हुआ, बाहर नेगेटिव है, टोटल माइनस है ना, मतलब बाहर माइनस होने की वजह से ना, ठीक 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 है, -9/4 चेक करना। ये कह रहे हैं पहला आंसर जो है इनका चलो चेक करते हैं, तो अभी पीछे तो आंसर बात की बात है ना, आंसर आना भी चाहिए निकालना। तो -1 और 0, 0 से तो 0 होने वाला है ना, और माइनस, और देखो एक माइनस और है, -1 लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ से प्लस का 1, तो यानी कि कितना हो गया, 1/4 प्लस का 2, 7 दूनी 8 और 1 9/4। देखिए आंसर फाइनली जो है प्लस का 9/4 लिखा जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या रहा है, -9/4, और एक नेगेटिव ये लगा हुआ बाहर, है ना। फाइनल आंसर है प्लस का 9/4। हाँ जी, सेकंड वाला 4 कह रहे हैं, 1/4। चलिए सेकंड पार्ट का आंसर हम आपके कहने पे लिख रहे हैं 1/4। फिर तीसरा आंसर, मतलब फाइनल बताओ, क्योंकि बाहर माइनस है ना, इसके बताना फिर जरा पूरा विद साइन बताना है। तीसरा भी आप कह रहे हैं 1/4 आ रहा है, यानी कि 9 और 1 10, और यानी कितना आंसर आ गया, 11/4, और ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत है, यहाँ देख सकते हो, है ना, सॉल्व भी हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। आपका सही आंसर नहीं निकला, क्या नहीं निकला बताओ। अच्छा क्लियर ना, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये मैंने कर रखा है पूरा, कोई दिक्कत है, सॉल्व हो जाएगा अभी तो, है ना। चलिए इसका फाइनल आंसर है 11/4, 11/4। हाँ जी, कोई आपकी पहले अपनी कोई खास डिमांड, अपनी सबसे लेता हूँ कुछ क्वेश्चन, है बार तो नहीं कोई पूछने का, कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं है, नहीं ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मुझे जो उसमें प्रोबेबिलिटी का लगा, थोड़ा सा लॉजिक वाइज अच्छा क्वेश्चन लगा, एक बार डिस्कस करते हैं। सैंपल बिट CBSE प्रोबेबिलिटी वाला,
तो मुझे लगा कि एकदम इसको अच्छे से सोचना होगा, जरा समझना है बहुत अच्छे से क्वेश्चन। मिलके प्रॉपर्टी के दोनों क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, दोनों क्वेश्चन ले रहा हूँ, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। बल्कि इससे पहले बेटर ये है कि एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का जरा आंसर बताना। ये मैं करा चुका हूँ आपको क्वेश्चन, ये इस लॉजिक पे मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था। d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 5। हाँ, बताएंगे इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर 2 और डिग्री 1, और सम क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। सम पूछ रहे हैं ना, सम। हाँ बिल्कुल सही, ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर नहीं लेना। इसका आंसर क्या होता है, d2y/dx² इज इक्वल टू 5। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 2, और डिग्री क्या हो गई 1, और सम हो गया 3। चलिए ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम कर ही रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं, बड़ा सोच के बताना कैसे करेंगे ना। ये कह रहे हैं ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर हैं तो मॉड की वैल्यू क्या होगी 1, और जो बी वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड बी की वैल्यू भी क्या होगी 1। अब टू प्रूव हमें जो लेकर के आना है वो लेके आना है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में 2 cos थीटा बाई 2। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। चलो वो तो फिर पता है ना। हाँ बिल्कुल सही हो गया था क्वेश्चन। चलिए आपका तो हो गया था। भाई महक आप क्या कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई और अपना सजेशन है ना, पता है ना। चलिए तो क्या लगाते हैं हम, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, है ना, ए डॉट ए मॉड स्क्वायर बनता है, इससे इसकी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन। आइडेंटिटी की ये तो वो निकालना ना, फिर ए डॉट ए क्या होता है मॉड स्क्वायर, और इसी का मैग्नीट्यूड तो निकालना है हमें। ए डॉट ए मॉड स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए डॉट ए, यहाँ से क्या हो गया ए डॉट बी, यहाँ से क्या हो गया बी डॉट ए, और यहाँ से क्या हो गया बी डॉट बी। हाँ ए डॉट ए मॉड स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या बन गया मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। वहाँ ये मॉड ए की वैल्यू क्या लगाने वाले हैं 1, ये क्या हो गया 1, और यहाँ से क्या हो गया 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बनेगा 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा की एक आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। इसका आंसर आ गया सॉल्व करने पर 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और मैग्नीट्यूड है तो आंसर नेगेटिव आएगा नहीं, आंसर सीधे दिखाई पड़ गया। इसका जब हम अंडर रूट बोथ साइड लेंगे, यानी कि जब हम मॉड ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो आंसर इसका 2 cos थीटा बाई 2 ही लिखा जाएगा, और प्रूफ हो गया। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन अभी भी पार्ट था आपको इसमें? नहीं, कुछ कहते हैं आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का लिखे ऊपर आइडेंटिटी से हमने अगर सीधा हम ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो ये बनता भाई बात है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो रूल्स हैं वो तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के हैं, बात है ना। अब सिंपल आपने ऐसे ही कर दिया, तो यहाँ तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा ना। सिर्फ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहां तक रियल नंबर होते हैं, है ना। यहाँ तो वेक्टर है। अब मैंने कुछ नहीं लिखा था, ए क्रॉस बी लिख दिया। अब ए क्रॉस बी का मतलब ऐसा लगेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, समझ ना। और यहाँ लॉजिक किसका लग रहा है डॉट प्रोडक्ट का लग रहा है। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से काम करें, ये वेक्टर है। बिल्कुल ये करते कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, मगर डॉट लगाना है बीच में क्योंकि रूल्स। हाँ वो सेम लॉजिक से चलता है, लॉजिक सेम होते हैं। कोई दिक्कत है बताते रहना, क्वेश्चन मेरे को भेजते रहो। मेरे पास कोई क्वेश्चन पेंडिंग में नहीं है, मतलब अब तक आपने जो भी भेजा है उसको मैंने सॉल्यूशन कर दिए है। अच्छा कटा कैसे, पहले बताओ ये बात समझ आ रही है कि cos थीटा की आइडेंटिटी 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 1, तो फिर तो समझ आ गया होगा। चलो अलग से करते हैं ना, अलग से करते हैं। यहाँ पर कितना है 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा की 4 आइडेंटिटी होती है, और एक होती है 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। चलो इसको लिख देता हूँ और समझा देता हूँ। 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस 1 से क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई आपका पेंडिंग में मेरे पास नहीं है, इसलिए बार बार रिपीट करता रहता हूँ। कोई भी दिक्कत है बस आपको भेजने की देर है, फिर मेरे को ये चीज याद रहती है कि आपका क्वेश्चन पेंडिंग है।
हटा दो इसे मैं, वैसे आपका कोई क्वेश्चन पेंडिंग में तो नहीं है? वही क्यों बता भी देना, कोशिश तो नहीं रहती है, मगर पहले कभी भेजा हो तो हो सकता है रह भी गया हो, एक बार मैं देख लूंगा, है ना, देखता हूँ। क्वेश्चन आपको देखना है पेंडिंग में आपके आपके सबसे, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, कोई भी हो तो अभी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ये तो dy अपॉन dx, ये तो फर्स्ट बुक का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। ये y इज इक्वल टू, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, sin x की पावर y, है ना, हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन कह रहे हो ना जो भेजे आपको, इसका जो आंसर इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, जो भी है तो वो लिख रखा है आंसर, और शायद सही आंसर यही होगा, ठीक है, वाई स्क्वायर कॉट एक्स, और यहाँ से कितना हो गया 1 + y और log और साइन, ये शायद इसमें 4 पार्ट में एक पार्ट इसमें टिक है, शायद यही वाला सही होगा, है ना, चेक कर लेंगे क्या। पहले बताओ कैसे निकलेगा dy अपॉन dx, कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन यही है, दोबारा पढ़ लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y, dy अपॉन dx, 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट दे रखे, 4 आंसर दे रखे हैं, और बी वाले पे टिक लगा हुआ, तो मेरे को लगता है शायद ये वाला सही होगा। हाँ dy, ये फर्स्ट बुक से लग रहा है, और कोई बात नहीं, कुछ रिवाइंड करो। हाँ जी, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल? हाँ, ये क्या है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ना, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y, और यहाँ से क्या हो जाएगा y log sin x, ये तो जानते होगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल, log y का क्या हो गया 1 अपॉन y, और y का क्या हो गया dy अपॉन dx। हाँ जी, log sin x का 1 अपॉन sin x, और sin x का कितना हो गया cos x, प्लस यहाँ से कितना होगा log sin x, और y का क्या होगा dy अपॉन dx। आंसर हमें dy अपॉन dx का निकालना है। हाँ वही भी कह रहा हूँ, ये तो टर्म से लिंक कर रहा है। चलो अब इतना कर ही चुके हैं, तो आंसर एक बार निकाल लेते हैं, 1 अपॉन y माइनस log sin x, और यहाँ से कितना हो जाएगा by cot x, है ना, तो यहाँ से हम dy अपॉन dx आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y cot x, एलसीएम लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस y log sin x, और y ऊपर और चला जाएगा, यानी कि ये आंसर सही नहीं है, उसका इन्होंने टिक किया हो अलग बात है। मुझे लग रहा है कि ये टिक किया शायद सही होगा, ये सही आंसर इसमें सी वाला पार्ट है, ये जो मैच कर रहा है ना वो सी वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट था, ये गलत आंसर है, सी वाला पार्ट है वाई स्क्वायर कॉट एक्स, और यहाँ से 1 माइनस वाई लॉग एक्स। हाँ जी, क्लियर है फिर भी, है ना, कोई चीज नॉलेज पुरानी भी हो पाना तो वो भी चाहिए। हाँ वही, मैं वो लिखने में थोड़ा सा रुक गया हुआ, ये पूरा देख लिया था, यही आंसर है ना, सी वाला पार्ट मैच कर रहा है, वो तो मैंने पूरा चेक कर लिया, तो सेम सेम। हाँ साथियों को आपने भेजा कुछ क्या पढ़ेंगे एक बार, क्या करें, एक कमेटी ऑफ 4 पर्सन हैज टू बी चूजन फ्रॉम 8 बॉयज एंड 6 गर्ल कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 1 गर्ल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी कंसिस्ट ऑफ more girls than boys। ये तो क्वेश्चन अलग ही लॉजिक का लग रहा है, इसको तो पढ़ के थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा कुछ अलग ही, क्योंकि कोई 12th का जो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट है इसमें काम नहीं करता है, इसमें ना कुछ अलग ही लॉजिक के क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अलग ही कंसेप्ट पे चला गया क्वेश्चन। इसको एक बार रीडिंग कर, हाँ जी, एक इसमें इसमें है क्या, चलो एक मिनट, एक काम कर रहे हैं, एक सेकंड में जो थोड़ा प्लानिंग जो मैं सोच रहा हूँ ना, कहीं वो ना, हाँ जी, मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ ना, एक मिनट उसको जरा पहले कर लेते हैं ना, जरा इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से करके दिखाएंगे जरा, इसके हमें डीसीज बताने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस बताने हैं लाइन के। लाइन है हमारे पास 3 - x अपॉन -1
यहाँ पर है 2y - 1/2 और यहाँ से है z/4। हाँ जी, इसका आंसर मुझे लगता है कराने की जरूरत नहीं है। बताओ बताओ जरा, डिसीज बताना इसके जरा, आंसर एक बार फाइनल बता दो जरा, जो आप कहोगे वो मैं लिख दूंगा, फिर आंसर एक बार मैच भी कर लेंगे ना, बताएंगे इसके डीसी। ध्यान रखना, डीआरसी नहीं पूछ रहे, डीसीज पूछ रहे हैं, यानी कि एल की वैल्यू बतानी है और एम की वैल्यू बतानी है और एन की वैल्यू बतानी है। ये 3 आंसर आपको बताने हैं। किसी एक आंसर भी आ गया हो तो बताओ एल का आंसर। डीसीज 1/√21 गलत आंसर। नहीं, मैं इनके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, इनके आंसर से भी तो मैच करना चाहिए, गलत आंसर है। पहला आंसर क्या बताएंगे यार? 2/3 भी गलत आंसर है। dr हाँ 1 है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी क्या हो गया, x - 3 और नीचे क्या हो गया 1 और फिर 2 कॉमन लेंगे, y - 1/2 और 2 से 2 खत्म होके यहाँ क्या बनेगी 1, फिर यहाँ से क्या होगा z/4। तो l क्या हो जाएगा 1/√, के अंदर 1 + 1 और 700 कितना हो गया 0। तो 1/√18 यानी कितना हो गया 3√2। अब ये सही आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर। अब कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, क्लियर है ना? एक्स वाई जेड पॉजिटिव भी होना चाहिए और कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो बताएंगे ना, एम का आंसर बताएंगे ना, क्या है इसका, है ना? इसका जो दूसरा वाला पार्ट है एल का आंसर है, हाँ वो भी दूसरा आंसर भी क्या है, यही है ना? 1 में कितना है 3√2 और एन का आंसर हाँ बस वो 4 कितना हो जाएगा 3। कंफ्यूजन नहीं कोई जरा भी है ना, कोई एनसीईआरटी का लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा सोचिएगा बहुत अच्छे से। वो अगले वाला है, वो उसके अगले वाला है ना, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर 6 वाले पे आएंगे। ये कह रहे एक बैग है, एक बैग कंटेन्स, ये सर जैक वाला क्वेश्चन तो आपके पेपर में ही आया था, दोनों दिया था उसमें आया था। अच्छा पूरा सैंपल पेपर ही था क्या? अच्छा अच्छा। ये कह रहे एक बैग कंटेन्स 1 रेड, ध्यान रखना एक रेड है और 3 वाइट है। तो इसमें जरा एक कंफ्यूजन नहीं होता है इस क्वेश्चन में। अब ये 3 आइडेंटिकल हैं या तीनों अलग अलग हैं? इस समय आइडेंटिकल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ चुका है। आइडेंटिकल का वर्ड इस्तेमाल होगा तो फिर अलग लॉजिक चलेगा, और आइडेंटिकल नहीं है तो लॉजिक अलग चलेगा इसका, है ना? मैं कह रहा हूँ एक रेड है और 3 वाइट है और ब्रैकेट में आइडेंटिकल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। कई बार यहाँ पे लिख देते हैं 3 वाइट और ब्रैकेट में क्या लिख दिया आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सोचते हो क्या कह रहा हूँ मैं, तीनों सेम है। चलो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लॉजिक वाइज डिस्कस सुनो मेरी बात फिर अच्छे से, है ना? एक रेड है और 3 वाइट है और तीनों क्या है आइडेंटिकल है। इसमें से 2 बॉल्स निकाली गई है, इसमें से 2 बॉल्स निकाली गई है। सैंपल स्पेस में कितना फर्क पड़ेगा? अब ऑप्शन क्या है रेड और व्हाइट, फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है व्हाइट और रेड, और फिर व्हाइट व्हाइट। केवल ये 3 सैंपल स्पेस बनेंगे, 3 सैंपल स्पेस बनेंगे, है ना? बात क्लियर मेरी यहाँ तक क्लियर हो गई? हमें क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब तीनों व्हाइट बॉल सेम है। मैं उसी क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले ये समझ आ गई मेरी? नहीं, यहाँ पे 3 आइडेंटिकल तो ये ऑप्शन बने, बेटर ये कंपैरिजन कर लेते हैं ना, इसको हटाता नहीं। एक रेड है और 3 वाइट है। अब इन्होंने आइडेंटिकल का वर्ड यहाँ पर नहीं लग रहा है ना? तो रेड तो एक है और व्हाइट एक तरीके से क्या होगी W1 W2 और W3। अब लॉजिक सोचते हैं कि इसमें से भी 2 बॉल निकाली गई है, इसमें भी क्या निकाली गई है हमारी 2 बॉल्स निकाली गई है। अब देखो सैंपल स्पेस में कितना फर्क पड़ जाता है, सैंपल से बहुत पड़ेंगे इसके। इस बार कैसे होंगे RW1 RW2 RW3। हाँ फिर उसका उल्टा करो, ये भी हो सकता है W1 R W2 R W3 R, ये भी हो सकता है।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी हो सकता है W1 W2 W2 W1, यहाँ से W1 और W3 और फिर W3 और W1 नहीं हो सकता है ना। और बेटर ये है कभी भी कंफ्यूजन हो तो स्टार्टिंग W1 से लेके चलो, स्टार्टिंग W2 से लेके चलो, W3 से लेके चलो। W1 से स्टार्टिंग है, W1 W2 और W1 W3, उसका उल्टा भी कर दिया मैंने, है ना, उल्टा भी हो गया। स्टार्टिंग किससे होगी अब? W2 से। W2 से स्टार्टिंग होगी तो क्या आएगा? W1 और W3, यहाँ से क्या आएगा? W1 भी आएगा, W2 और W3 भी आएगा। इसको उल्टा कर दो, W1 W2 और W3 W2। समझो ना कितना फर्क पड़ गया, आइडेंटिकल। क्या अभी इस पे भी आएंगे ना, उसमें आपकी बात तो डिस्कस करेंगे। W3 W1 फिर W3 W2 और फिर आपका आ जाएगा W1 W3 W2 और W3। अब ये टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। कौन सा वाला? W2 और W1। कोई बात नहीं, मैं उसको यहाँ सही से कर लेता हूँ। मैं बेटर ये है ना, ये तरीका सबसे बेटर रहता है ना, W2 और यहाँ W3। तो देखो W1 W2 और W1 W3, उसका उल्टा कर दिया, W2 W1 W3 W1। W2 और W1 W2 W3, इसका उल्टा करेंगे, W1 W2 और W3 W2, है ना। फिर W3 के संग क्या आएगा? W1 और W3 W2, उसका उल्टा कर देंगे, W1 W3 और नहीं मैं बता रहा हूँ कि जब आइडेंटिकल होता है तो ऐसे सोचते हैं, आइडेंटिकल नहीं होता ऐसा सोचते हैं, है ना। मैं इसको जो दो तरीके से कराऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका भी है इसका करने का, है ना, शॉर्टकट तरीका बता देंगे। मगर कभी इसमें कि क्या करना था हमसे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। 2 balls are drawn at random from the back without replacement और नंबर ऑफ रेड बॉल्स, है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। यहाँ पर क्या है? XI और यहाँ पे कितना है? PI और XI क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। या तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या होंगी? 0 या फिर क्या होंगी? 1। तो ये ऑप्शन है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स अगर 0 है तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बने? पहले देखो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ बोलो बोलो। हाँ सैंपल इस पे 2 बार हो गए क्या? एक मिनट में यहाँ से देखता हूँ जरा। स्टार्टिंग W1 से लेके चल रहे हैं ना, W1 W2। अच्छा वो इसमें भी आ गया ना एक तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ तो कितने हो गए टोटल सैंपल स्पेस? कितने हो गए? 4 और 5 6 7 8 9 10 11। एक मिनट इसको हटा देते हैं ना। हाँ नहीं करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 तरीके हैं, शॉर्टकट तरीका तो फिर तो चलो बात ही खत्म। फर्क ये पड़ गया कि आइडेंटिकल है, हाँ 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 नहीं समझे रहा कि आइडेंटिकल है तो सिंपल स्पेस ये बनेगी। पहले बात क्लियर है कि नहीं? अब आइडेंटिकल नहीं है तो व्हाइट वॉल, फिर अब ये भी W1 भी हो सकती है, W2 भी हो सकती है, W3 भी हो सकती है। देखो अक्षर क्या होता है ना, अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर आइडेंटिकल दे रखा है तो आइडेंटिकल लेके चलेंगे, नहीं तो हम इसको आइडेंटिकल बाय डिफॉल्ट लेके नहीं चलेंगे। हाँ नहीं बात कर रहा था, एक जनरल डिस्कशन कर रहा था तो मैं आपसे, है ना। हाँ जनरल डिस्कशन। अब अगर बात आ रही है कि आपको इतने ज्यादा सैंपल स्पेस में नहीं चक्कर में पड़ना है तो कैसे करेंगे? रेड बॉल्स कितनी है हमारी? 0, है ना। रेड बॉल्स हमारी 0 हैं तो इसमें 2 बॉल निकाल दें, है ना। रेड बॉल 0 है तो व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास?
हाँ, तो रेड बॉल 0 है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 3/4 इंटू कितना हो गया हमारे पास 2/3, तो आंसर क्या हो गया फाइनली हमारे पास 1/2। रेड बॉल 0 है, यानी क्या निकलनी है व्हाइट और व्हाइट, ठीक है। पहले व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था व्हाइट कितनी हो गई 2 हो गई, तो यानी कितनी हो गई इस तरीके से 2/3। तो आगे नहीं आ गया ये चीज, उससे सैंपल इसमें चुपकर रहने देते हैं। यहाँ पर रेड बॉल कितनी है 1, रेड बॉल 1 है, तो रेड और व्हाइट भी हो सकती है, व्हाइट और रेड भी हो सकती है। हाँ जी, रेड बॉल की प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास 1/4, व्हाइट बॉल आने की प्रॉपर्टी हाँ 3/3 बन जाएगा। और के लिए क्या करते हैं हमेशा प्लस, मल्टीप्लाई। ये जो रेड और व्हाइट ये मल्टीप्लाई का लॉजिक चल रहा है। अब या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये वाला होगा। अब दोबारा से ऐसा क्वेश्चन शुरू हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो व्हाइट बॉल आने की प्रॉपर्टी कितनी हो गई 3/4 और रेड आने की प्रॉपर्टी 1/3, है ना। और यहाँ से 3 से 3 खत्म हो गया, यानी कि 1/4, यहाँ से क्या हो गया 1/4, आंसर क्या आ गया इसका भी 1/2। देखना आंसर यही है। हाँ चलो ठीक है चलो, सैंपल स्पेस के चक्कर चढ़ लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं ना। तो वैसे अगर अब हमें क्वेश्चन में दे दिया कि आइडेंटिकल, तो हमने उसका क्या मान लिया? अगर कुछ नहीं दे रखा ना, तो तीनों को अलग अलग लेके चलेंगे। अगर आप सैंपल स्पेस से करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन सैंपल स्पेस से भी होगा। मेरे को नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन फ्री है तो ऐसे तो एक दिया था ना आप ट्रैक ऑफ 52 पार्ट्स में, वो तो अलग अलग ही होते हैं, वो तो अलग अलग होते ही होते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है ना, वो तो अलग अलग होते ही होते हैं। हाँ जी क्लियर है भाई। चलिए अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 6। ये आप जो कह रहे पास है ना, ये कह रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना। ये तो अंडरस्टूड है, 52 कार्ड्स हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, इसमें से 2 कार्ड्स हमारे निकाले गए हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी साफ कह रहा है। और बाय डिफॉल्ट हम विदाउट रिप्लेसमेंट का केस ही लेके चलते हैं, जब तक स्पेशली कहे ना विद रिप्लेसमेंट, बाय डिफॉल्ट केस विदाउट रिप्लेसमेंट का ही लेके चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड, है ना। अब इसमें थोड़ा सा सोचना होगा अच्छे से। फर्स्ट कार्ड क्या है रेड, और जो सेकंड कार्ड है वो है हमारा जैक यानी कि गुलाम। जैक यानी कि फेस कार्ड में आता है जैक गुलाम। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो गया कि जो पहला रेड कार्ड निकला उसमें जैक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब इस तरह की स्थिति होती है तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो यानी कि पहला जो रेड है वो विदाउट जैक है, विदाउट जैक। और इसमें जो हम लेके चलेंगे पहला जो रेड निकला है वो क्या है विद जैक। 2 ही ऑप्शन बनेंगे, इसके अलावा किसी ऑप्शन तो है ही नहीं कि रेड में जैक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हाँ बेटर ये है लिखने की बजाय अब थोड़ा सोचने का काम शुरू करेंगे, है ना। 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स निकाले गए हैं। पहला रेड कार्ड निकल रहा है विदाउट जैक। रेड कितने हैं रेड 26, मगर उसमें जैक नहीं है, तो कितना हो गया 24/52। दो कार्ड निकाले गए ना। तो रेड कार्ड है वो क्या है विदाउट जैक, और दूसरा कार्ड निकल रहा क्या है जैक। और जैक कितने होंगे इसके अंदर 4/, एक तो कम हो गया ना। साथी समझाया नहीं आया, चलो दोबारा समझा रहा। एक रेड कार्ड निकाला विदाउट जैक, तो रेड कितने हो गए एक तरीके से विदाउट जैक 26 में से कितने हो गए 24। यानी कि जो रेड कार्ड निकला उसमें जैक निकला ही नहीं, यानी कि जैक 4 के 4 उसके अंदर पूरे हैं। तो दूसरा जैक निकलने की प्रॉपर्टी क्या होगी 4/51, क्योंकि जैक 4 पूरे हैं और टोटल में 51 हो गए। तो ये कार्ड तो निकल आया ना मेरे पास 24 कैसे रेड कितने होते हैं हाँ
यहाँ पे क्या मेंशन है कि वो रेड में विदाउट जैक। मैं वही कह रहा हूँ, अब यहाँ पे स्थिति दो केस आ गए। जब इस तरह की स्थिति में कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, जब भी प्रॉपर्टी में हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब रेड में जैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो क्या करते हैं और वाले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड होकर, मैंने कहा इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। एक तो क्या ले रहा हूँ, रेड में विदाउट जैक, जैक आया ही नहीं। अब दूसरा केस क्या हो गया, और के लिए क्या करेंगे, प्लस। अब यहाँ सोचो जरा पहले, रेड जो कार्ड निकला उसमें जैक निकला है, रेड में जैक निकला है। अब जैक कितने होंगे उसके अंदर, रेड में है और जैक में, यानी कितना हो गया 2/52, क्योंकि रेड जैक तो हाँ। अब रेड है और जैक है, यानी कि रेड कलर का ही जैक निकला है। अब रेड जैक कितने होते हैं, दो, तो क्या हो गया 2/52। अब मेरे हाथ में एक जैक आ चुका है, अब जैक कितने बचे उसके अंदर, तीन और बाई 51। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने के हिसाब से थोड़ा सा, यानी कि अगर आप जैसे इस तरीके से ना करोगे ना, हाँ, जैसे उस हिसाब से क्या सेम आंसर आएगा, बट 26। कैसे मतलब, कैसे पेपर में बट 26 सेम आंसर आएगा। देखो आंसर आने का एक अलग चीज है ना, समझ में भी तो आना चाहिए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भाई रेड वाले, अब कंफ्यूज नहीं हो गया ना। अब ये दिमाग में आ गया सेकंड तो जैक है, अब पहला जो रेड निकला हो सकता है उसमें जैक आ गया हो। अब इनको जब भी कंफ्यूजन हो ना, इस तरह दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन को, और का ऑप्शन लगा देते हैं, है ना। तो रेड विदाउट जैक, हाँ जी, इसका आंसर सही आ रहा है नहीं, फिर तो आंसर तो चेक करें इसका, सही है। तो आंसर इसका 1/26 कह रहे हो ना आप। चलिए ये भी क्वेश्चन, कुछ पूछना तो नहीं है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और मुझे लग रहा है किसके, चलो वो समझाए दो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। रेड कार्ड है और उसमें जैक नहीं है। पहले बताओ रेड होते कितने, रेड कितने होते हैं 26। इसमें जैक कितने होंगे रेड कलर के, जैक कितने होंगे 4, और इसमें 2 रेड कलर के होंगे 2 ब्लैक कलर के होंगे, और इसमें से 2 रेड जैक को और हटा दो, क्योंकि रेड ले रहे हैं विदाउट जैक। तो अब इसके अंदर कितने पत्ते हो गए, 24 हो गए। तो यानी कि रेड कलर विदाउट जैक, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी 24/52। बात क्लियर है। मगर जब निकला उसमें जैक कोई नहीं निकला, यानी कि जैक उसके अंदर पूरे के पूरे मौजूद है। तो दूसरा, यानी कि जैक निकलने की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकंड कार्ड जैक है, तो अब जैक कितने हैं उसके अंदर 4, मगर एक पत्ता तो मेरे हाथ में आ चुका है ना, वो जैक नहीं है, यानी कि क्या हो गया 4/51। बात क्लियर है। इसको भूल जाओ, अब दूसरे तरीके से सोचो कि ये हो सकता है कि रेड वाला जो कार्ड निकला उसमें जैक निकल आया हो। अब रेड में जैक, यानी कि जैक भी होना चाहिए, रेड कलर का भी होना चाहिए, तो रेड जैक कितने होते हैं 2, तो कितना आ गया 2/52। अब मेरे हाथ में एक जैक आ चुका है, अब उसके अंदर जैक कितने रहे होंगे 3, और टोटल कितने रहे होंगे 51। ऐसे सोचा, हाँ क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर मैं लिख रहा हूँ 7, मगर मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल पर है और हम बहुत सारे इससे कहीं मुश्किल क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, है ना। फिर भी मैं एक बार आपको लिखता हूँ और आप मेरे को सजेशन देंगे बस इसको। क्वेश्चन नंबर 7, x+1 और x² + 1 × x। ये बात सही कह रहे हो, हाँ जी क्या कह रहे हो, ax + b अपॉन x² + 1 + c। सही है, हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है, हो जाएगा। छोड़ रहे हैं इसको, छोड़ रहे हैं ना। 8 वाला क्वेश्चन कह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि x, चलो लॉजिक वाइज, dy/dx = y और माइनस का x sin y/x। पहले तो क्वेश्चन किस कैटेगरी का लग रहा है आपको, ये हैं होमोजेनियस, ये साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एंगल में y/x आ गया तो सेपरेटिव वेरिएबल का तो बनने वाला नहीं है, और x की जगह λx और y की जगह λy लगेगा, तो लैम्डा कैंसिल, क्वेश्चन होमोजेनियस है, तो y/x को क्या मानेंगे वही मान कर लोगे, छोड़ दूं उसे, चलिए इसे छोड़ रहे आगे बढ़ते। हाँ ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ये रहा, पेपर करूंगा यार, आजकल जरा थोड़ा सा बिजी। आज 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 हो गया, इजी पेपर है, इजी। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। पेपर अभी तक के जो भी पेपर अभी तक, हाँ जो पेपर आ रहे हैं, पेपर बहुत सही आ रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, मतलब पेपर जो है ना, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं पेपर। ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी और शो प्रूव, यानी कि टू प्रूव जो हमें करके लाना है। हाँ ये क्वेश्चन आप जरा सोच सकते हैं आप में से कोई, कैसे स्टार्टिंग होगी? वो तो सब लिखा ही हुआ है, अब स्टार्टिंग कैसे होगी? पहले दोबारा से लेता हूँ कि ए 0 नहीं है और ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है, और प्रूव करना है बी। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हाँ सही कह रहे हो, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर 0, ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0। इसके 0 होने के 3 रीजन हो सकते हैं, है ना? या तो ए 0 के बराबर है, या बी माइनस सी 0 के बराबर है, या थीटा क्या है इन दोनों के बीच में? एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? शॉर्ट पे कर देता हूँ, है ना? ऐसे ही इसको लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस यहाँ से b माइनस सी बराबर 0। इसके 0 होने के 3 रीजन हैं, या तो a 0 है, या b माइनस सी 0 है, या फिर a इज पैरेलल टू क्या है, b माइनस सी, और यहाँ पर क्या है, a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी। अब बात वही है कि ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना? और ये वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे रखा है 0 के बराबर नहीं है, तो इसके कॉमन जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो क्या रहा है, b माइनस सी बराबर 0। तो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा, b इज इक्वल टू सी, यानी b वेक्टर इज इक्वल टू सी। चलिए क्लियर है ना? चलिए ये भी हो गया। जल्दी से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसको तो मैं केवल फॉर्मूला लिख के छोड़ूंगा। हाँ ये बताएंगे, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ ठीक है, सही है ना? a2 माइनस a1 डॉट क्रॉस b2 अपॉन, अच्छा अगर हाँ डॉट भी नहीं था, फिर क्रॉस भी था, हाँ बिल्कुल सही, हाँ a2 माइनस a1 क्रॉस भी हो गया था फिर, हाँ फिर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 था। ये फॉर्मूला देखना है ना, फॉर्मूले का डिस्कस। ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे और में b1 क्रॉस b2 पैरेलल है, तो यहाँ डॉट की जगह क्या आता है, क्रॉस b अपॉन मॉड, बस बस ठीक है ना? चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसका और वाला पार्ट है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स, यानी कि प्लेन हमारा इस पॉइंट से पास आ रहा है और लाइंस के पैरेलल है। हाँ जी, लाइन प्लेन के मतलब प्लेन लाइन के पैरेलल है, छोड़ सकता हूँ, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत कर चुके हैं, है ना? 11th वाला हो गया हमारा, है ना? अभी करा है। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया, ये तो बस फिगर डिस्कस कर लेता हूँ, एरिया के क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं। और वाला पार्ट, चलो और वाला पार्ट क्या है, और 12, चलिए और 12 का और वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला क्या है? तो भाई कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू √3x, और यहाँ पर है x² + y², और लेस देन इज इक्वल टू 4, है ना? ये आप क्या है? हाँ ये तो क्या हो गया, सर्किल। इसका सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस 2। ये क्या पॉइंट हो गया हमारा, 2, 0, ये पॉइंट क्या हो गया, 0, 2। और
है ना, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस और ऊपर की तरफ है, यानी कि एरिया ऊपर की तरफ ही निकालना है ना, ये x एक्सिस से ऊपर की ओर बात। तो ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस है ना। अब ये x एक्सिस है हमारी, अब रीजन देखो यार ऊपर का होगा या नीचे का होगा। जब लाइन ओरिजिन से खुद पास हो रही है, कोई ऊपर का पॉइंट रख के देखो, ऊपर का पॉइंट क्या है, कोई सपोज करो 0,1, तो 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके लिए रीजन क्या जाने वाला है, ऊपर की ओर जाने वाला है। इसका काम भी हो गया, केवल इसका काम रह गया अब y इज इक्वल टू वैसे कितना है, √3x, x 0 तो y 0, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लाइन कहाँ से जाने वाली है, ओरिजिन से ऐसे जाने वाली है। ये लाइन है y इज इक्वल टू √3x। अब इसके लिए देखो कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे कॉमन सेंस तो काम कर रहा है, ये वाला पूछ रहा होगा, और हो सकता है कि ये वाला पूछने कुछ, तो क्या करोगे, है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। इसके लिए यहाँ पे जरा गौर से ध्यान है, y इज लेस देन इज इक्वल टू कितना है, √3x। ये लाइन खुद ओरिजिन से जा रही है, तो ओरिजिन से नहीं पता चलने वाला। पॉइंट क्या ले लो, 2,0, या बेटर ये है और ज्यादा अच्छा काम करो, 1,0 पॉइंट यहाँ का ले लो, है ना। और x एक्सिस के लिए ऊपर वाला है ही, नीचे तो जाना ही नहीं है ना। 1,0 यहाँ रख के जाएंगे तो x के लिए क्या होगा 1, y के लिए क्या होगा 0, और एक √3, x के लिए कितनी है 1, सही है ना। तो 0 तो छोटा है √3 से, यानी कि रीजन कौन सा हो गया, ये वाला, और इसमें रूफ चेंज होगी। पहली बात तो ये वाला क्लियर हो गया कि एरिया कौन सा निकालना है हमें, ये वाला, ये बात क्लियर है कि। और यहाँ पर बीच में हल्का सा, क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं पता इनका इंटरसेक्शन, तो y की वैल्यू क्या लगा देंगे, √3x, कितना हो गया 3x², 4x² इज इक्वल टू 4, तो x² की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा 1। तो क्या होगा, एक तरीके से 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 0 से लेके 1 तक रूफ किसकी काम करेगी, लाइन की, और 1 से लेके 2 तक रूफ काम करेगी हमारी सर्किल। कर दूं उसे, छोड़ दूं, ठीक कर लोगे, y dx है ना, लिमिट x एक्सिस पे चलिए ना, लिमिट पे डिपेंड करता है ना y dx और x dy, तो ठीक है। चलो ये भी हो गया, और कोई आपका कोई खास कोई डिमांड हो तो वो बताएं। तो बहुत बड़ा है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, तो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर वाला रहेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में है ना, नेक्स्ट क्लास में ये सीबीएसई और भी देख लेंगे, इसमें और भी और अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वाला केस स्टडी है ना, बहुत आसान है, तो साथ में कहीं पढ़ रही बेस फॉर्म है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, E1 E2। एक्सीडेंट होगा, हाँ वो भी कह रहा हूँ, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म इजी है। वो स्कूटर ट्रक मेट्रो वाला, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर वाला। हाँ